हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों, आज भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा टॉपिक लेकर आया हूं और पहला टॉपिक में हमने समझा था कि किस तरह से भारत में संविधान सभा में सदस्यों के चुनाव हुए थे, कैबिनेट मिशन भारत आई थी, कितने मेंबर्स थे, किस तरह से चुनाव हुए थे। ये पूरे कॉन्सेप्ट हमने पहली वीडियो में समझा था, पहली टॉपिक में समझा था और आज ये दूसरा टॉपिक। और आज पूरा का पूरा तथ्यों पर आधारित टॉपिक है। लगभग जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो आपका स्टेट में कोई एग्जाम हो, चाहे आपका सेंटर का कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियां एवं संविधान का निर्माण। जो जितने भी कमेटीज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बनी और किस तरह से संविधान के निर्माण से तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। आज पूरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रहा है क्योंकि यहां से पूछे जाते हैं अनेक क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक समझेंगे संविधान सभा की समितियां, कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो दोस्तों, इसे हम दो भाग में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे 8 प्रमुख वो बड़ी समितियां जो संविधान सभा में बनाई गई थी। और पहली समिति जो है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, 7 मेंबर थे। और इस कमेटी का मेन काम था कि जो ड्राफ्ट बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट बन गया है, जो प्रारूप बना है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए यह कमेटी बनी थी। और इस कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें पहले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इस कमेटी के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। दूसरा सदस्य के रूप में एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा नाम है के एम मुंशी, जिनका पूरा नाम कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। पांचवा नाम है एन माधव राव। जो एन माधव राव थे वो बीएल मित्रा के स्थान पर चुने गए थे, क्योंकि बीएल मित्रा जी ने इस्तीफा दे दिया था संविधान सभा के इस प्रारूप समिति से और उनके जगह पर एन माधव राव को चुना गया था। छठवें सदस्य टीटी कृष्णमाचारी। जो टीटी कृष्णमाचारी जी थे वो डीपी खेतान, उनकी मृत्यु हो गई थी और डीपी खेतान जी के स्थान पर उन्हें चुना गया था टीटी कृष्णमाचारी। 7वें सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। दोस्तों, अब याद कैसे किया जाए, तो इसमें आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे अंबेडकर जी को तो आप याद रखोगे कि अध्यक्ष थे वो। अब यहां पर जैसे आप देख रहे होंगे गोपाल स्वामी गोपाल हो गया, तीसरा नाम कृष्णा स्वामी कृष्णा हो गया, चौथा नाम में भी कन्हैयालाल आ रहा है, तो 3 नाम यहां पर आपको देख रहे हो और कृष्णमाचारी। तो 4 नाम तो ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण के पर्यायवाची है या कृष्ण ही है। चाहे कृष्ण हो एक नाम, कृष्णमाचारी में कृष्ण आ रहा है, माधव राव में माधव कृष्ण का पर्यायवाची है, कन्हैयालाल में कन्हैया कृष्ण का पर्यायवाची है, कृष्णा स्वामी अय्यर में कृष्णा खुद ही है। तो ये 5 नाम तो आपका कृष्णा से संबंधित है। एक हो गए अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और एक सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला मतलब अल्लाह। ठीक है, तो ऐसे में याद करना, अंबेडकर याद हो जाएगा, गोपाल 1, कृष्णा स्वामी 2, ये कन्हैया 3, माधव 4 और कृष्णा 5। तो कृष्णा हो गए और 2 हो गए अंबेडकर जी और सादुल्ला जी। तो ये 7 सदस्य जो थे प्रारूप समिति में थे। अब 7 और मेन कमेटी हमने पढ़नी है। जो 7 बड़ी समितियां थी वो हमें समझनी है, जो संविधान सभा के द्वारा बनाई गई थी। तो पहले हम 8 बड़ी समिति पढ़ेंगे, फिर 8 छोटी समितियां पढ़ेंगे और फिर संविधान के निर्माण के बड़े फैक्ट पढ़ेंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों, दूसरी बड़ी कमेटी है वो है संघीय समिति, संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा भारत एक संघ है और उस संघ में एक प्रधानमंत्री होता है। केंद्र में एक प्रधानमंत्री होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थे जवाहरलाल
नेहरू जी। तो यहां पर जो संघीय शक्ति समिति है और संघीय संविधान दोनों के दोनों, क्योंकि संघ से याद रखना भारत एक संघ है, संघ में केंद्र होता है, केंद्र में प्रधानमंत्री होता है और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इस वजह से जहां पर भी संघ शब्द आएगा उससे संबंधित कोई कमेटी होगी तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी होते, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है। दूसरा है राज्य से संबंधित समिति, जो चौथी समिति है। अब दोस्तों जब केंद्र में प्रधानमंत्री जी होते हैं तो उनका दायित्व होता है कि संघ में केंद्र और राज्यों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करना। इसलिए राज्य से संबंधित संबंधित समिति में भी जवाहरलाल नेहरू जी ही अध्यक्ष होंगे, नेहरू जी अध्यक्ष होंगे। अब आगे देखो दोस्तों, यहां पर अगली समिति है नियम समिति और प्रक्रिया समिति। नियम कौन बनाता है? नियम बनाता है राजा, राजा बनाता था कभी नियम। तो ऐसे में आपको याद रखना है, तो राजा मतलब हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजा, और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो नियम हो चाहे प्रक्रिया हो, इनके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद नियम और प्रक्रिया दोनों के संचालन भी वही करते हैं, राजा ही संचालन करते हैं, मतलब राष्ट्रपति संचालन करते हैं। तो ये आपके संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। सातवीं समिति बहुत बड़ी समिति है और एक सलाहकार समिति है, सबसे बड़ी समिति मान सकते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार आता है, फंडामेंटल राइट आता है, जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित समिति आती है, जनजाति क्षेत्रों से संबंधित या जो बहिष्कृत क्षेत्र हैं, या मौलिक अधिकारों से संबंधित या अल्पसंख्यकों से संबंधित। और ये तीनों के तीनों जो चीजें हैं, चाहे मौलिक अधिकार हो, जनजातीय क्षेत्र हो, बहिष्कृत क्षेत्र हो या अल्पसंख्यकों से संबंधित हो, यह सलाहकार समिति है। अब दोस्तों सलाह जो होती है हम किससे लेते हैं? सलाह लेते हैं हम अपने बड़े भाई से। तो ऐसे में याद रखना है कि जो भी सलाहकार समितियां बनी हैं, चाहे मौलिक अधिकार हो चाहे जनजाति, ये पूरी की पूरी एक में ही है, तो हम बड़े भाई से लेते हैं। तो बड़े भाई मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे मैंने सरदार पटेल लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखा है। अब दोस्तों बहुत बड़ी समिति है जिसमें कि अल्पसंख्यक भी है, मूल अधिकार भी है, जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्र भी है, इसलिए इस समिति के कुछ उप समितियां भी हैं। अब कभी कभी पेपर में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि क्वेश्चन आता है कि जी मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अगर आएगा कि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लिखेंगे। लेकिन उप समिति की बात होगी तो दो उप समितियां हैं, एक है मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जबकि दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। अगला है प्रांतीय संविधान समिति। अब दोस्तों देशीयकरण, सभी प्रांतीय जितने भी देशी रियासत थी, सभी देशी रियासतों को एक करने का श्रेय किसको जाता है? पटेल जी को जाता है, और इसीलिए उन्हें प्रांतीय संविधान समिति की भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, सरदार पटेल जी को। तो ये थी 8 बड़ी समितियां। अब समझते हैं 8 छोटी छोटी समितियां कौन कौन सी छोटी समितियां थी। अब दोस्तों जो 8 छोटी समितियां महत्वपूर्ण जो पेपर में पूछी जाती है, उसमें सबसे पहली समिति है वो है कार्य संचालन। दोस्तों संचालन समिति बड़ी थी और कार्य संचालन छोटी थी। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन कार्य संचालन के अध्यक्ष के.एम. मुंशी है ना, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। अगला है राष्ट्रीय ध्वज समिति। अब राष्ट्रीय ध्वज जो थी, जो कि राजा होता है वही ध्वज फहराएगा, इसका मतलब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष। उसके बाद वित्त एवं कर्मचारी समिति। अब जो राजा होगा वही पैसे को देखेगा और कर्मचारी को देखेगा, इसलिए राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद सदन समिति। सदन समिति को कैसे याद रखना है? जैसे इसके अध्यक्ष थे पटावी सीतारामैया, मतलब पट्टा, जब पट्टा होगा तभी तो सदन बनेगा, घर बनेगा, तो पटावी सीतारामैया सदन समिति। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति, इसके थे एस वरदाचारी। अब दोस्तों जो एस वरदाचारी थे ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है।
अब एस वरदाचार्य केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं बल्कि नागरिकता से संबंधित समिति के भी अध्यक्ष थे। तो दोनों समितियां, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे नागरिकता संबंधी हो, ये थे एस वरदाचार्य। और ये नोट करके जरूर लिख देना कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला है प्रत्यायक समिति। प्रत्यायक समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी। अल्लादी कृष्णा स्वामी प्रत्यायक समिति के अध्यक्ष थे। और आठवीं मेन समिति थी प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस जो होती है उसकी समिति उषा नाथ सेन। उषा नाथ सेन जो थी ये प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अच्छे से नोट्स बनाएं। अब चलते हैं दोस्तों फैक्ट की ओर, संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण। अब कुछ संविधान के निर्माण से संबंधित फैक्ट लेकर आया हूं। जैसे सबसे पहले संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। टोटल 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था जब हमारा संविधान बना था। आपको पता होगा हमारा संविधान जो है उदार का थैला है, और वो मैं आगे समझाऊंगा जब संविधान की विशेषता बताऊंगा। तो कुल 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हमारा संविधान बनाया गया। टोटल कितने सेशन? टोटल 11 सेशन हमारे संविधान सभा के अंतर्गत किए गए। टोटल 11 सत्र संविधान सभा ने किए। लेकिन अगर मैं अंतिम बैठक को मिला दूं तो 12 सेशन हो जाते हैं। अंतिम बैठक कब हुई अभी आगे बताऊंगा। टोटल 12 सेशन हो जाते हैं। कुल खर्चा जो हुआ था 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था हमारे संविधान को बनाने में। और जो इसका प्रारूप बनाया गया था, ड्राफ्ट बनाया गया था, ये 114 दिनों तक, मतलब 114 दिनों तक उस पर चर्चा हुई थी, उस पर विचार विमर्श किया गया था। और वाचन का मतलब होता कि 3 बार पढ़ा गया था। टोटल 3 बार इसे पढ़ा गया था। अब प्रश्न आता है कि हमारा संविधान तैयार कब हुआ? तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। यह क्वेश्चन आता है कि अंगीकृत कब हुआ? अंगीकृत मतलब एडॉप्ट। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत हुआ। अब इस दिन हम एक दिवस मनाते हैं, डे मनाते हैं। आप कमेंट पे बॉक्स में जाए और लिखें कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब यहां पर जिस दिन हमारा तैयार हुआ या अंगीकृत हुआ, उस दिन जो हमारे संविधान था उसमें एक प्रस्तावना थी, प्रेम्बल था। टोटल 22 पार्ट्स थे, 22 भाग थे और 395 टोटल आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे और टोटल 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियां थी। आगे चलकर इसमें जोड़ी गई, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। अब आता है कि संविधान लागू कब हुआ। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। आंशिक रूप से लागू कब हुआ? आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, मतलब 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल लागू कर दिए गए थे और वो थे टोटल 16 अनुच्छेद। 16 आर्टिकल इस दिन अप्लाई हो गए थे और उसमें से कुछ नागरिकता से संबंधित थे, क्योंकि नागरिकता बहुत ज्यादा विवादित चल रहा था। क्योंकि भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग यहीं रह गए। इस तरह से कुछ उससे रिलेटेड कुछ 16 आर्टिकल थे जो इस दिन आंशिक रूप से लागू हुए। और क्वेश्चन आएगा कि संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा 1929 में जब लाहौर सेशन हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू जी उस सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और उस सेशन में रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने झंडा फहराकर एक घोषणा की थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा। कांग्रेस ने कहा था कि अब हमारा उद्देश्य पूर्ण स्वराज है, मतलब हमारा शासन और हम ही शासक। और उसी दिन घोषणा हो गई थी कि अगले साल 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और जो हर साल मनाया जाता था, इसलिए उसी दिन को हमने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत करी थी 26 जनवरी को, और उसी दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था। अब कुछ और फैक्ट हैं जो संविधान के निर्माण से संबंधित है। दोस्तों, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम बैठक हुआ, हस्ताक्षर हुए थे, साइन हुए थे
वो हुए थे 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, और इसीलिए इससे पहले मैंने बताया था कि 12वें सत्र के रूप में से जाना जाता है। अब उसी दिन क्या निर्णय लिया गया था, उसी दिन संविधान सभा का भंग किया गया था। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो आजादी के बाद, क्योंकि संविधान सभा तो 1946 में कैबिनेट मिशन जब आई थी तब उसके सिफारिशों से बनी थी, लेकिन जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो संविधान सभा के दो बड़े काम होने लगे। एक काम संविधान सभा का हुआ संविधान का निर्माण, और दूसरा काम संविधान सभा का हुआ देश के लिए कानून बनाना, क्योंकि उस समय संसद नहीं थी। अब जब यहां पर लास्ट बैठक हुई 24 तारीख को, अभी भी पार्लियामेंट नहीं थी, तो संविधान तो बन गया है, तो संविधान वाले काम से तो उसे भंग कर दिया गया, मतलब संविधान सभा को इस दिन भंग कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब तक संसद बनी 1952 लोकसभा चुनाव हुए, फिर राज्यसभा, दोनों के दोनों 1952 में बने, तो तब तक उसके बाद संविधान सभा ने 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। मतलब तब तक एक ऐसी पार्लियामेंट जिसका बिना चुनाव के वो है, और जब तक चुनाव होते हैं तब तक अंतरिम संसद यही रहेगी 1952 तक। अगला, हमारे संविधान का नाम क्या है? हमारे संविधान का नाम है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये किस आर्टिकल में आता है? 393 अनुच्छेद में उल्लेखित है। संविधान सभा का प्रतीक क्या था, मोहर क्या था, सिंबल क्या था? उसका प्रतीक था हाथी, एलिफेंट था। अब संविधान सभा का सुलेख, अब प्रश्न आता है कि संविधान किसने लिखा। अब देखो, संविधान किसने बनाया ये अलग प्रश्न है, और संविधान किसने लिखा ये अलग प्रश्न है। अब मैं आपसे पूछूं संविधान किसने बनाया, तो आप कहोगे संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया, क्योंकि पहली लाइन में आप जब आप प्रस्तावना पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि हम भारत के लोग। तो अगर मैं कहूं किसने लिखा, लिखा मतलब सुलेख, मतलब अच्छे से किसने लिखा, तो अगर मैं लिखने की बात करूं सुलेख में, तो यहां पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा था, जबकि हिंदी में इसे वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। वसंत कृष्ण वैद्य ने इसे हिंदी में लिखा था। अब सजावट क्या है? जैसे संविधान का ये पेज है, तो पेज में चारों ओर से क्या है? सजावट की गई है। तो अब सजावट किसने की है, तो डिजाइन किसने किया है? तो नंदलाल कोस एवं राम मनोहर सिन्हा, दो नाम आते हैं सजावट में, नंदलाल कोस, राम मनोहर सिन्हा का नाम आता है। एक नाम है वो है बी.एन. राव का। बी.एन. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान के सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार माने जाते हैं। और 1950 और 52 तक के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो यूएनओ में सुरक्षा परिषद है, उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो बी.एन. राव जो हैं संवैधानिक सलाहकार हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो अंतिम फैक्ट हैं, वो लास्ट फैक्ट जो बचे हैं आपके दोस्तों, अगला फैक्ट है राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने कब ली थी। राष्ट्रमंडल का मतलब होता है कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ जो है भारत शामिल हुआ था 1949 मई में। दोस्तों राष्ट्रमंडल में वही देश शामिल हुए जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे या ब्रिटेन के अधीन थे। अब सवाल अनेकों उठने लगे कि जब हमारा संविधान कहता है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न है, संप्रभुत्व संपन्न का मतलब यह होता है कि हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हुए हैं। हम न तो अमेरिका के दबाव में निर्णय लेते हैं, न रूस के दबाव में निर्णय लेते हैं, हम स्वतंत्र हैं और हम जनता के हित में निर्णय लेते हैं। अब सवाल उठने लगे कि जब आज हम गुलाम नहीं हैं, जब हम ब्रिटेन के अधीन नहीं हैं, तो हम राष्ट्रमंडल में शामिल क्यों हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? तो इसमें मजबूरी नहीं है दोस्तों। राष्ट्रमंडल में आज हमारा शामिल होने का केवल ये फायदा है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे कि भारत का हित है। भारत राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेता है, एक प्लेटफॉर्म हमारे खिलाड़ियों को मिलता है, भारत का नाम रोशन होता है, इसलिए हम राष्ट्रमंडल में हैं। अगला, राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। दोस्तों जो हमारा नेशनल एंथम है, यह सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था,
जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण जी थे। यहां पर ये जो राष्ट्रगान हमारा गाया गया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में एक मैगजीन, एक पत्रिका का संपादन किया था, तत्वबोधिनी पत्रिका, जिसमें भाग्य विधाता नाम से एक शीर्षक उसमें लिखा था, और वहीं से राष्ट्रगान की रचना की गई। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसको 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत जो हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है, जो वंदे मातरम है, उसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जबकि सबसे पहले राष्ट्रीय गीत जो है 1896 में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे, इसमें गाया गया था। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक पुस्तक है जिसका नाम है आनंद मठ, उससे लिया गया है। और उस पुस्तक में 1770 से 1780 के बीच में एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने आदिगुरु शंकराचार्य के जो अनुयायी थे उनसे संबंधित धार्मिक स्थलों पर टैक्स लगा दिया था। इसलिए एक बहुत जबरदस्त विद्रोह हुआ था। तो उस विद्रोह की चर्चा आनंद मठ में की गई है और वहीं से वंदे मातरम की रचना हुई है। प्रथम बार राष्ट्रपति चुनाव, जो हमारे पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, वह 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। जो अंतरिम संसद, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 के बाद अंतरिम संसद जो है के रूप में संविधान सभा ने काम किया था, तो अंतरिम संसद में ही चुनाव हुआ था। और चुनाव में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। दोस्तों, ये थे संविधान सभा, और ये थे संविधान सभा से संबंधित समितियां और कुछ फैक्ट। अब हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, संविधान की विशेषताएं समझेंगे, फिर हम समझेंगे संविधान में किस तरह से प्रस्तावना है, अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आऊंगा। मेरा उद्देश्य है कट टू कट हर चीज को क्लियर करना, आपको उस लेवल तक पढ़ा देना कि आपको कभी भी जीएस में कोई समस्या ना हो। केवल ये नहीं कि आप कोई छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम इस क्लास के माध्यम से निकाल पाओ। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा उद्देश्य है, और ये मैं करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बने रहें आदि सर की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव भूमि।